अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, मज़े में तो होंगे, लेकिन कराची का जो वेदर है वो हो गया है अनएक्सपेक्टेड। समझ ही नहीं आता कि कभी गर्मी है, कभी जो है वो हवा में नमी हो जाती है, कभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और कभी ऐसा मौसम हो जाता है कि बस ऐसा लगता है कि जी फ़ौरन से लॉन के जो कपड़े हैं वो निकाल लिए जाएं। फिर उसके बाद जब मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि लॉन के कपड़े थोड़ा सा वापस रख दिए जाएँ। करें तो क्या करें? लेकिन आप ज़रूर बताएं कि क्या आपने अब गर्मियों की शॉपिंग शुरू कर दी है? क्या आप लोगों ने लॉन ख़रीदना शुरू कर दिया है? क्योंकि पता है क्या, हर सीज़न की एक ना खासियत होती है, एक स्पेशलिटी होती है। जब सर्दियाँ आ रही होती है तो सब यही कहते हैं कि जी हमने स्वेटर लेने हैं, फिर हमने जैकेट्स लेनी है, हमने हुडी लेनी है, हमने बहुत सारी ऐसी शॉपिंग करनी है जो कि जाके मार्केट्स में लेनी है और पहले से पहले लेनी है ताकि नए नए डिज़ाइन भी हमें मिल जाएँ। लेकिन जो गर्मियाँ हैं ना, इसकी जो एक स्पेशल बात है और इसकी जो एक स्पेशल चीज़ है तमाम ख़वातीन के लिए, वो ये है कि जी लॉन के कपड़े ख़रीदने। अच्छा, लॉन के कपड़े महंगे भी होते हैं, कुछ सस्ते भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो आपने घर में पहनने होते हैं, मुनासिब प्राइस पर भी होते हैं। लेकिन सब इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और ये एक एक्साइटमेंट भी होती है कि भाई लॉन आ गई है और अब कैसे कैसे प्रिंट्स जो है वो लेने हैं और पहनने हैं। और हमारी जो लॉन है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत फेमस है। और एक टाइम तो ऐसा भी था कि जो हमारे बड़े डिज़ाइनर्स थे ना, वो उनके जो शूट्स थे वो बॉलीवुड के एक्टर्स लॉन के शूट्स भी करते थे और अभी भी समहाउ प्रॉबेबली शायद दुबई वगैरह में जो है कहीं पर ये शूट्स वगैरह होते होंगे। लेकिन हमारी लॉन जो है दुनिया भर में मशहूर है। तो भाई गर्मियाँ आती हैं ना, तो ये जो सीज़न है ये है सीज़न जी मैंगो का और ये सीज़न है लॉन का और ये सीज़न है जी आउटडोर आउटिंग का। अच्छा जी, शो का आगाज़ करते हैं और मौसम नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कराची एयरपोर्ट से। कराची एयरपोर्ट पर ऑफ लोड की जाने वाली खातून ने हौलनाक इंकशाफात कर दिया। ये खातून है जिनको ऑफ लोड किया गया और फिर उसके बाद इन्होंने कई सारे इंकशाफात किए। अब खबर जो है कुछ यूँ है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार हो गया। मुतासरा खातून का कहना है कि सिंध में सरगर्म ग्रोह अहल खाना को 3 माह की तनख्वाह पेशगी अदा करता है। बैरून मुल्क मुलाजमत के दौरान नाजिबा वीडियोज़ बनाई जाती हैं। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्किल ने हैदराबाद में कार्रवाई करते हुए ख़वातीन को ब्लैकमेल और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया है कि दोबारा रवानगी के वक्त हैदराबाद की रिहायशी खातून ने तफसीलात से आगाह किया। ऑफ लोड की गई खातून की निशानदेही पर सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम कई खवातीन को दुबई रवानगी के लिए एयरपोर्ट पर सहूलियात फराहम कर चुका है। ग्रोह के सरगना ने सिंध में मुख्तलिफ सब एजेंट्स रखे हुए हैं। अंदरून सिंध की एक खातून एजेंट भी सरगर्म है। तो ये जी खबर हो गई है कराची एयरपोर्ट से मुताल्लिक। अच्छा जी, अब जो है एक और ख़बर है और वो है जी क्या, वो है जी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह शाम के औकात में गैस बंदिश का शेड्यूल नाफिज कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक गैस बंद किए जाने का शेड्यूल नाफिज कर दिया गया है और दिन में 3 बजे से लेके 6 बजे भी गैस बंद रहेगी। सुई सदन गैस ज़राए का कहना है कि रात को गैस 10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बंद होगी, जबकि दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। FB एरिया और नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गैस की फराहमी मुअत्तल। अच्छा जी, सुबह के औकात में सार्फिन को परेशानी का सामना है। इसके अलावा मलीर, खोखरापार, लांडी और अंगी टाउन नॉर्थ कराची में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, गार्डन और लियाकताबाद में भी गैस की लोड शेडिंग की गई है। अच्छा जी, अब मौसम की बात कर लेते हैं वापस आके। और मौसम की क्या बात है जी, मौसम कुछ इस तरीके से है कि कराची में आज मतलब मुकम्मल तौर पर साफ रहेगा। वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलेंगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में इस वक्त जुनूब मगरिब सिम से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नमी का तनासुब जो है वो 72% है और पारा जो है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये है जी मौसम की सूरत हाल। और अब हम बढ़ेंगे जी ब्रेक की जानिब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हमें जो पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे उनसे करेंगे ढेर सारी बातें और आज बहुत मज़े मज़े के टॉपिक्स हैं जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करते हैं कि हमारी जो मूवीज़ हैं
वो इस ईद पर कैसी रहीं और कौन सी मूवी जो है उसके कितने ज़्यादा जो है वो अच्छे रिव्यूज़ रहे और क्या कुछ हो रहा है हमारे बॉलीवुड में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करने के लिए खुरम भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बताइए, मिजाज कैसा है? ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी। ये तो आप बताएंगे कि इस दफ़ा ईद पे जो है वो कौन सी ऐसी मूवी थी जिसने लोगों के दिल जीत लिए और कौन सी मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, बॉक्स ऑफिस रिव्यूज़ क्या हैं? देखें, पाकिस्तानी फिल्मी सनत के लिहाज से ये एक शानदार मौका था और ये ईद बहुत अच्छी गुजरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से, हाँ। क्योंकि 3 फिल्में रिलीज हुई। आग लगे बस्ती में, बुल्ला और दिल्ली गेट। उसमें से आग लगे बस्ती में और बुल्ला जो है उसका बहुत अच्छा कंपटीशन मुकाबला रहा। और जाहिर सी बात है, हाइप जो बनी हुई थी और जो हम देख भी रहे थे हाँ। वो आग लगे बस्ती की थी, फहद मुस्तफ़ा और मायरा खान की। हाँ। तो उसको जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिली, उसके शोज भी बहुत अच्छे गए, बुल्ला के भी अच्छे गए, दोनों के दरमियान मुकाबला रहा। लेकिन जाहिर बात है, वाजे बर्तरी जो है वो आग लगे बस्ती की रही। अब ये अलग बहस है कि हम उसकी फिल्म की नौइयत या उसके मयार पर जाएं कि वो कैसी थी, क्या उसमें कमी बेशी थी या अच्छाई थी। उसकी बहस में नहीं पड़ रहे, आज हम उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात करेंगे दोनों सही। की। हाँ। तो जो आग लगे बस्ती में है, ये मैं समझता हूं कि जो इसका गेन किया बॉक्स ऑफिस पे इसने, वो हाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको पता है लोकली अलग बॉक्स ऑफिस है, डोमेस्टिक बोलते हैं जिसको, और हाँ इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस बिल्कुल अलग है। जी। तो टोटल वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कोई तकरीबन 420 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस है आग लगे बस्ती का, और ये बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस फिगर है। और पाकिस्तान में 260 मिलियन, यानी तकरीबन उसका हाफ रहा। और 160 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल रहा। और इस तरह अगर हम पूरा ओवरऑल देखें और इसकी अगर हम ओपनिंग वीकेंड भी देखें तो 27 करोड़ समथिंग से ज्यादा का जो है वो रहा। तो ये बात हमें ये बता रही है कि किस कदर शानदार ओपनिंग हुई और उसके बाद ये फिल्म चली, और अभी तक देखी जा रही है। ईद के बाद के दूसरे वीकेंड तक बात आ गई है और थोड़े दिनों में दूसरा वीकेंड आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद शोज फुल हैं, लोग देख रहे हैं और मिलियंस बिलियंस की कहानी बनने जा रही है इस फिल्म के बिजनेस की। तो सही। ये करंट बॉक्स ऑफिस है आग लगे बस्ती का। बुल्ला जो है, जाहिर बात है उसके मुकाबले में उतना उसका बिजनेस नहीं है, हाँ। लेकिन बहरहाल वो भी क्या वजह देख कह रहे हैं सकते हैं। आपके शान की जो मूवी है वो उस तरह से आगे नहीं रही? क्या 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 वजह अब समझ आ मुझे रही है? ऐसा लगता है कि शान की मूवी में जो बड़ा मसला है वो उसकी पब्लिसिटी, उसकी प्रमोशन और पीआर का है। अच्छा। उन्होंने उस तरह से उसके प्रीमियर्स नहीं किए, उसकी कंपेन नहीं डिजाइन की, और हाँ। लोगों को ज्यादा अंदाजा नहीं हो सका कि वो फिल्म कैसी है। तो इस अच्छा। वजह से उसके बिजनेस पे फर्क पड़ा है। फहद मुस्तफा ने, चूंकि ये उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इसको कैटर किया। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने पब्लिसिटी इसकी की, बल्कि उन्होंने इसकी फिल्म की पूरी प्रमोशन के लिए उनकी कास्ट ने ट्रैवल किया। ताबिश हाशमी हर जगह गए, फहद हाँ। मुस्तफा हर जगह गए, मायरा खान गई। और उसके साथ साथ उन्होंने जो मीमर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं उनको फिल्म का हिस्सा बनाया। उन्होंने अपने अपने ऑफिशियल पेजेस पर, जो कि मिलियंस में हैं, प्रमोशन की। तो ओवरऑल कलेक्शन बन गया। फिर मौजू भी कॉमेडी का था, और कॉमेडी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मीडियम है। सही। तो इसलिए ओवरऑल उस फिल्म को हाइप मिली। और मेरा ख्याल है बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए इस फिल्म की प्रमोशन और पब्लिसिटी से, कि इस तरह अपनी फिल्म को आप जब प्रेजेंट करेंगे तो वो अट्रैक्शन भी हासिल करेगी और बिजनेस भी हासिल करेगी, बॉक्स ऑफिस पे कामयाब भी होगी। बॉक्स ऑफिस पे कामयाबी होगी। अच्छा, ड्रामास के बारे में बताइए कि अभी रीसेंट कौन सा ड्रामा जो है वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस इस वक्त में सबसे ज़्यादा बिजी हैं? क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे ड्रामास जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मोम्मा है एंड ऑल दैट, और भी जो अभी जी जी। नुमान इजाज का जो अभी ड्रामा था उसकी लास्ट एपिसोड थी शरपसंद की, वो ख़त्म हुआ है, वो लोगों को कैसे लगा? अभी एक और नया ड्रामा जो है रहमत के नाम से शुरू हुआ है, वो कैसा है? तो ज़रा बताएं क्या कुछ हो रहा है ड्रामा इंडस्ट्री में।
जी देखें, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो तो बहुत ही जमी हुई हाँ। और बहुत ही मंझी हुई इंडस्ट्री है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो हर आने वाले दिन के साथ और मजबूत हो रही है। स्ट्रांग हो रही है, हाँ। तो ये खुशाइन बात है। हाँ। वही बात जो फिल्म के लिए कही कि हम उसके मयार पर या उसकी चीजों पर तो बात कर सकते हैं, हाँ। लेकिन कामयाबी का तनासुब ड्रामे का बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि ड्रामे की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी है, बिजनेस भी है, हाँ। और उसके देखने वाले भी जो है वो लाखों करोड़ों में हैं, और हाँ। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में और दुनिया भर में उन्हें देखा जाता है। हाँ। मैं एक सिनेरियो पहले आपको दे देता हूँ। जी जी। जैसे आपने जिन ड्रामों का नाम लिया वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, और साथ कुछ नए ड्रामे ऐड हुए। हाँ। हाँ। तो अगर हम टॉप ट्रेंडिंग 2026 की देखें इस वक्त हाँ। आज की तारीख में, हाँ। तो जो ड्रामे सीक्वेंस में हमें एक दूसरे से कंपटीशन में दिखाई दे रहे हैं और नजर आ रहे हैं, उनमें जो है वो हमराही है दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का। बहुत ज्यादा इसको देखा जा रहा है और इसके लिए बहुत ज्यादा सही। फैन फॉलोइंग है। हाँ। फिर मिट्टी दे बावे ग्रीन टीवी का बहुत ही अच्छा हाँ। प्ले है, और हाँ। वहाज अली बहुत पॉपुलर है, मायरा खान, इसको इसके हवाले से चीजें हाँ। डिस्कशन हो रही हैं। सही। और कुछ ड्रामे इसमें ऐड भी हो रहे हैं नए, हाँ। ये भी उनमें से एक है। कुछ ऑन एयर हो गए हैं, कुछ ऑन एयर हाँ। होने जा रहे हैं। इसी सही। तरह फिर जंजीरें हैं, जंजीरें को बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है। अच्छा, दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के हमराही के बाद मिट्टी दे बावे में वहाज अली और मायरा खान को अटेंशन मिल रही है, उनका हाँ। टीजर देखा जा रहा है, उस पर हाँ। डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे। सही। और जंजीरें हाँ। सजल अली और दानियाल जफर का ड्रामा है, हाँ। ये भी डिस्कशन में है। और सही। उसके साथ साथ जो है दरे निजात जो हाँ। है उसको भी दुर्रे अफशां और उनके साथ साथ जो है शहरियार मुनव्वर को देखा जा रहा है इस ड्रामे में। देखिए अब हाँ। इसको क्या हाइप मिलती है। हाँ। इश्क मुर्शद के बाद दुर्रे अफशां के लिए ये एक अहम चीज सही। है, सही। प्रोजेक्ट सही। है। फिर बिल्कुल। इश्क में तेरे सदके, फिर मोमा चल रहा है, मोमा में नया ट्विस्ट आ गया है, हाँ जी, कहानी बिल्कुल। काफी थ्रिलर हो गई कहानी है। सबा ट्विस्ट आ गई। कमर सही। जी बहुत किलिंग परफॉर्मेंस कर रही हैं। और फिर उसमें मेरी मारिया जिंदगी वास्ती है। भी अभी इन हो गई हैं। जी जी हाँ। जी जी वही बिल्कुल। तो हाँ। ओवरऑल अच्छा है। मेरी जिंदगी है तू अगर आप देखें तो हाँ। उसमें भी एक कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है। एक और पाकीज़ा, तू जो मिला, और ये हाँ। सारे ड्रामे बहुत अपनी जगह हाँ। जिसे कहना चाहिए इनमें जान है। फिर जान है। उसके साथ साथ एक और ड्रामा जिसको बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और हाँ। मौजू की नौयत अलग है, वो जहन्नुम बरास्ता जन्नत है। जी। ये एक बड़ा अहम हाँ मौजू है। बिल्कुल। और ये जो आपने जिस ड्रामे का आपने जिक्र किया, जी मैंने वाकई ये ड्रामा देखा, इसकी 2 एपिसोड्स मैंने देखी एंड आई जी रियली रियली लाइक दैट ड्रामा, क्योंकि इसका जो जी टॉपिक है एक तो वो जी बिल्कुल हटके है, और दूसरा इसमें जी फिर बुशरा आपा हैं, फिर उसमें जो जी है वो जी जी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, और जिस तरह से जी उन्होंने इसको पिक्चराइज किया है, जिस तरह से इसको शूट किया है उन्होंने, और जो जी रियलिटी दिखाई है, मेरे ख्याल में तमाम जो लोग हैं, जो यूथ है एक्चुअल में, जी उनको देखना चाहिए, तो उनको समझ में आएगा कि व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बहुत अहम नौयत का हाँ। ड्रामा है, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि ठीक है रूटीन के अपने हाँ। आप जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप जरूर लेकर चलें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ऐसे मौजूआत को भी पेश करें ड्रामे के जरिए जिससे आप अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी की अक्कासी कर सकें, और हाँ। जो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में मनफी प्रोपेगंडा होता है उस प्रोपेगंडे का जवाब दे सकें। बिल्कुल। तो उस तनाजुर में इस ड्रामे की बहुत अहमियत है। बुशरा हाँ। अंसारी हमारी लिविंग लेजेंड हैं, हाँ। उन्होंने जो इंडियन कैरेक्टर प्ले किया है वो बहुत जानदार है। जावेद शेख भी और उसमें है, जी उसमें मोमिना है जी जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, पूरी कास्ट पूरी बहुत कास्ट बहुत अच्छी जबरदस्त है, और मुझे लगता है कि इस ड्रामे को भी तवज्जो मिलेगी आने वाले दिनों में, और इस हाँ। तरह के मजीद ड्रामे हमारे यहाँ हाँ। बनेंगे। तो अच्छा ओवरऑल खुरम एक भाई, अच्छा मसला ये है सिनेरियो कि है। सीन टू सीन जो है ना, उन्होंने अवाम को जैसे ग्रैब करना होता है ना, ग्रैब किया हुआ है। मतलब हर जी सीन में ना आपको ऐसा नहीं लगेगा जी कि ड्रैग हो रहा है या बहुत बोरियत हो रही है, क्योंकि अगर आप शरपसन ड्रामा देखें ना, तो उसके जी कई ऐसे सीन्स थे जिसमें वो बहुत ड्रैग थे। मतलब अगर एक जी सीन खत्म हो गया है तो वो खत्म नहीं होके दे रहा, उसके बाद तक वो जी सीन चला जा रहा है। मतलब वो कितनी दफा और सोचेंगे, उसके एक्ट्रेस कितनी दफा जो है वो और
जो है ना वो हिरा को दिखाएंगे सोचते हुए, वो थोड़ा सा ड्रैग था। ऑल्दो कि दैट वाज सो नाइस ड्रामा, उसमें नुमान भाई ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन बेशक, थोड़ा सा बेशक। जो है ना ड्रैग था वो ड्रामा। बट ये जो हम जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं ना, बुशरा आपा के ड्रामे की जी, बात कर रहे हैं, जहन्नुम बरास्ता जन्नम जन्नत, बारास्ता जन्नत, ये जी। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। आई गेस ये मतलब वीक में एक दिन आता है, और अभी आप जी, देखें तो सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा जी, यूट्यूब जी। पर काफ़ी अच्छा और हिट जा रहा है। तो इस तरह के ऐसा ही। डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो बनने चाहिए, इस तरह के जो है वो बिल्कुल। डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर ड्रामा बनना चाहिए, और एक ऐसा ड्रामा जो कि आपको बता भी रहा है, आपको सिखा भी रहा है, और आपको समझा रहा है कि देखिए जी एक्चुअल में ये सारा कुछ हो रहा है। तो इससे यूथ को तो बड़ा कुछ सीखने की ज़रूरत है खुरम बेशक, भाई बेशक, जी। बहुत ज़रूरत है, बहुत और उम्मीद है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी और प्रोडक्शंस बनती रहेंगी, हाँ और हमें ऐसे ड्रामों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हाँ मुस्तकबिल करीब में हम ऐसे और ड्रामे हमें देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि ड्रामा डायरेक्टर्स इस पहलू को समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आगे चल के उस तरीके से वो बॉन्ड जी, बना सकें और उस तरह से आवाम को ग्रैब कर सकें। चलिए जी, जी, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया खुरम भाई, थैंक यू। हमारे शो के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो भाई पाकिस्तानी ड्रामों की बात हो रही है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में फेमस है, मतलब हमारे यहाँ कोई एक भी ड्रामा बनता है तो पूरी दुनिया में देखा जाता है, स्पेशली पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसी तरीके से जैसे हमारे ड्रामा हिट है ना, आई होप कि हमारी फिल्में भी जो है ऐसे ही आगे जाएं, और ऐसे ही बहुत सारा अच्छा काम जो है वो देखने को मिले। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। और ढेर सारी बातें क्या करनी है, आज बड़ा अहम टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है ट्विंस बच्चों के हवाले से, यानी जुड़वा बच्चों के हवाले से डिस्कशन करेंगे, और इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे, और ये किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे ट्विंस के हवाले से, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके हवाले से। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं इस हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी करते हैं, कुछ ठीक होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, क्या वाकई ये सच है कि अगर कोई ट्विंस हैं, अगर जुड़वा बच्चे हैं, तो उसमें से अगर किसी एक बच्चे को जो है वो पेन हो रही है, तो क्या दूसरा भी वो पेन फील करता है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, इनकी खुसूसियात क्या होती हैं, वालिदैन को इनको कैसे जो है वो ग्रो अप करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे पास पीड्स स्पेशलिस्ट रफ़त मौजूद है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग रफ़त, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी वेल सबा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा जी रफ़त, आज बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है, और ये है जी ट्विंस के हवाले से, जुड़वा बच्चों के हवाले से। तो ज़रा बताइए इनकी खुसूसियात क्या होती हैं? क्या ये वाकई सही है कि अगर एक बच्चे को पेन होती है तो वो वही पेन जो है वो दूसरा बच्चा भी फील करता है? और इनको किस तरीके से वालिदैन को टेकअप करना चाहिए, इनकी जो कहना चाहिए परवरिश, वो कैसी होनी चाहिए, कैसे टेक केयर की जाए इनकी? जी। अच्छा सबा, पहले तो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि ट्विंस की जो है क्या आपस में एक इमोशनल अटैचमेंट आफ्टर बर्थ भी होती है कि नहीं होती है। हाँ एक छोटी सी बस वजाहत कर दूं कि हमारे पास कॉमनली, मतलब एक बहुत ही ब्रॉड टर्म में देखा जाए हाँ तो दो किस्म के ट्विंस होते हैं। एक वो हाँ ट्विंस होते हैं जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं शक्ल सूरत हर लिहाज से, सही। और दूसरे जो ट्विंस होते हैं हमारे पास वो अनआइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ठीक है, हाँ जो हाँ अनआइडेंटिकल ट्विंस हैं उनमें शक्ल सूरत भी नहीं होती, बट जेंडर भी कभी कभार डिफरेंट होता है। ठीक। एक लड़का है तो एक लड़की है, हाँ या दोनों एक ही जेंडर के भी हो सकते हैं। सही। अच्छा, अब ये चीज, टू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एक छोटी सी बैकग्राउंड नॉलेज दे दूं हाँ कि ट्विन प्रेगनेंसी में होता क्या है। दो तरह की ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं। एक ट्विन प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें दोनों बच्चों की कॉर्ड भी अलग है, दोनों बच्चों का प्लेसेंटा भी अलग है, और दोनों बच्चे जो है ना, जो एक ही उसमें है, यूट्रस में है, तो यूट्रस के अंदर उनका सैक भी डिफरेंट है, यानी कि अपार्टमेंट एक है, रूम्स डिफरेंट है। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, दूसरे जो आपके आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें वो एक ही प्लेसेंटा से सारा कॉर्ड शेयर कर रहे हैं, वो एक ही यूट्रस के अंदर हैं, और दोनों एक दूसरे से फिजिकली इन कांटेक्ट हैं। समझ रही हैं? अब यहाँ पे जाके आता है आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या इनमें अटैचमेंट रहती है आफ्टर बर्थ। सो जो आपके आइडेंटिकल ट्विन्स है ना, उसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि यस, देयर इज ऑलवेज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन इज वेल विद देम। ठीक है ना? उन दोनों की एक दूसरे के साथ एक रगबत होती है, उनका सिक्स सेंस अलाइंड हुआ होता है एक दूसरे के साथ। तो इवन पैदाइश के बाद भी अगर वो दूसरे कमरे में है, मुख्तलिफ कमरों में भी बैठे हैं ना, तो उन दोनों को एक दूसरे की कोई ना कोई आहट मिल जाती है, या एक तरह से कह ले कि उनकी एक लम्स जुड़ा हुआ होता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि मेरे ना अगले ट्विन के साथ कोई मसला हो रहा है। हाँ ठीक है? बिल्कुल। जो अनआइडेंटिकल ट्विन्स है ना, हाँ
उनमें ये होता है कि वो पैदाइश एक ही दिन हो रही है, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाँ। मतलब शक्ल सूरत से लेके उनकी नेचर, उनकी पर्सनालिटी, वो हर चीज डिफरेंट होती है। हाँ। बट यस, क्योंकि वही बात है कि उन्होंने 9 महीना एक साथ गुजारा होता है ना, तो दे हैव अ यूनिक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बाकी और बहन भाइयों में नहीं होती, जो उन दोनों में हो रही होती है। सही। वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट होता है, उनको बिन बोले एक दूसरे की तकलीफ का हाँ। और एक दूसरे की खुशी का और एक दूसरे की नीड का पता चल जाता है। सो वो एक अटैचमेंट हाँ। मेरे ख्याल से ताहयात रहती है। अब वो कितनी मजबूत रहती है, वो तो देखिए पैदाइश के बाद आपके रिलेशनशिप्स में बड़ा मैटर करता है हाँ। कि आपका रिश्ता कैसा रहा ना पैदाइश के बाद, आप लोग कितना हाँ। इन्वॉल्व रहे एक दूसरे की जिंदगी के इन्वॉल्व साथ। सही। वो चीज बहुत मैटर कर रही होती है। वो एक सही। फैक्टर है, मतलब जितना इन्वॉल्वमेंट होगी उतनी ज्यादा आपको एक दूसरे के बारे में आगाही ज्यादा होगी ना। सही। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं ट्विंस के हवाले से, जुड़वा बच्चों के हवाले से। रफ़त हमारे साथ हैं। रफ़त, इस हवाले से मज़ीद बताइए उन पेरेंट्स को जो कि जिनके जुड़वा बच्चे हैं, जिनके ट्विंस हैं, या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है अब उनके यहाँ ट्विंस होंगे, तो इस हवाले से लोगों को गाइड कीजिए कि वो कैसे जो है परवरिश करें, क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और ज़रूर ये डिफरेंस जैसे आपने बताया आइडेंटिकल ट्विंस वाला, तो एक दफ़ा फिर से जो है इसको एलिब्रेट कीजिएगा जी। अच्छा, एक दफा दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हाँ। ट्विंस की हम दो मोडेलिटीज की बात करते हैं। हाँ। हमारे पास दो तरह के ट्विंस कॉमनली देखे जाते हैं। एक वो पेयर होता है जो जुड़वा होता है, हर हाँ। तरह से दिखने में, शक्ल सूरत में भी आइडेंटिकल होते हैं। सही। पर्सनैलिटी तो सबकी डिफरेंट होती है, शक्ल हाँ। सूरत बहुत मिलती जुलती है। और दूसरे हमारे पास ग्रुप होता है जो अनआइडेंटिकल ट्विंस है, उनमें इवन जेंडर भी अगर सेम है तो शक्ल सूरत हर चीज बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, ये पैदाइश के वक्त ही ना पता चल जाता है कि जो है ना कौन किस रास्ते जा रहा है, क्योंकि दे डोंट फॉलो द सेम रूट। अब अगर एक बच्चा उनमें से हेल्दी हुआ है ना, बहुत ठीक ठाक है, उसने सांस भी सही ले लिया, उसने दूध भी फौरन पी लिया, तो यूजुअली जो दूसरा ट्विन होता है ना, उसको किसी एक चीज में ट्रबल होती है, या तो उसको सांस में उतनी वो होती नहीं है, फरामानी नहीं होती है, या उसको दूध पीने में भी दुश्वारी होती है। तो दोनों एक ही पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं करते। एक चीज अच्छा। समझने वाली बात ये है हाँ। कि मदर का जो यूट्रस है, मदर का जो हवलनाल है, ठीक है ना, हाँ। वो समझे वन पैसेंजर ओनली अपार्टमेंट है, ठीक है। अब वहां पे अगर ट्विंस आ जाते हैं या ट्रिपलेट्स आ जाते हैं, जो भी, वो जगह जब शेयर होने लग जाती है ना, तो वो एक बच्चे के लिए बहुत तंग हो जाती है। अब क्या हुआ, वही वसाइल जो एक बच्चे के लिए प्रोवाइडेड थे कुदरत की तरफ से, अब वो दो बच्चों को शेयर करने पड़ रहे हैं। हाँ। माँ तो एक ही है, हाँ। जो उसकी न्यूट्रिशनल इनटेक है वो अब दो बच्चों में डिवाइड हो रही है। हाँ। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक तो मदर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब वो उनको प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, तो यहाँ पे औरतों की अक्सर प्रैक्टिस पता है क्या है कि ये तो मेरा दूसरा बच्चा है, या मेरे इर्द गिर्द इतनी औरतें हैं मुझे समझाने के लिए, तो मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। मेरा बड़ा मिसकंसेप्शन है सही। कि आखिरी हफ्ते में जाके ना एक स्कैन करा लेंगे। सही। भाई ऐसा ना करें। आपने हर ट्राइमेस्टर में अपना जो है ना अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा डॉक्टर से इसलिए चेकअप करवाएं कि जब डॉक्टर को जरूरत पड़े तो वो भी स्कैन करा के देख ले हाँ। कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो ट्विन प्रेगनेंसी को बड़ा क्लोजली फॉलो अप करना होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना, अब एक छोटी सी जगह पे दो बच्चे पल रहे हैं, तो डॉक्टर ने बहुत ज्यादा नजर रखनी होती है कि क्या इनकी ग्रोथ इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है। 90% ऑफ द टाइम एक है जो सफर कर रहा होता है और एक है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होता है। तो उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होती है कि हमें पता होता है पहले से, बिफोर डिलीवरी, कि एक बच्चा है जो बिल्कुल ठीक निकलेगा, लेकिन एक बच्चा है जो कहीं ना कहीं वजन में भी कमजोर रह गया और वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है किसी तरीके से। सो एक तो फॉलोअप बहुत जरूरी है, अपना एंटीनेटल फॉलोअप प्रेगनेंसी के दौरान बाकायदा करवाना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन की जो नीड होती है ना मदर की, वो डबल होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मदर इनटेक करी वो सारा का सारा बच्चों को जा रहा है, उसमें से जो बच रहा है वो माँ को मिल रहा है। सो अगर माँ की सेहत जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी उस सूरत हाल में, तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे उसी तरह से ग्रो करेंगे ना। सो मदर की न्यूट्रिशन पे हमें बहुत फोकस करना पड़ता है। मदर को डाइट चार्ट और मदर को रिकमेंडेशन उसकी हेल्थ के मुताबिक देना पड़ता है कि आप सप्लीमेंट्स लें, आप खाना पीना थोड़ा फ्रीक्वेंट कर दें, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करें, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आती है पैदाइश का मरहला, जो सबसे ज्यादा सीरियस वो होता है हमारे इसलिए, क्योंकि जब भी हम ट्विन का वर्ड सुनते हैं ना, हमें पता होता है कि दोनों परफेक्ट तो नहीं होंगे, कोई एक मसला तो होगा ही होगा, मतलब अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इसलिए भी ऑलवेज ट्राई कि भाई आप ऐसी जगह पे डिलीवरी जाके करवाएं जो छोटा मोटा क्लिनिक ना हो, जो एक प्रॉपर सेटअप हो, जहाँ पे आपका नर्सरी का बड़ा अच्छा इंतजाम होना चाहिए, ताकि फौरन से हम एक्शन ले सके ना, कोई भी मसला अगर बच्चे में निकलता है तो। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर बच्चे की फिर बाकी सारी चीजें तो फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड करने लग जाती है। पेरेंट्स को जो है ना क्या कहते हैं, डे वन से हमें ऑन बोर्ड रखना पड़ता है। अब बाय पेरेंट्स आई मीन नॉट जस्ट द मदर, इट फादर शुड इन्वॉल्व एज वेल। हो ही नहीं सकता कि दो बच्चे एक ही वक्त में माँ हैंडल करे, तो उसमें फादर की जो है ना कोऑपरेशन बड़ा मैटर करती है। मेरे दो बड़े अच्छे पेशेंट्स हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज हैं, और आई एम श्योर कि वो शो देख भी रहे होंगे, क्योंकि उनको पता था कि आज मैं आऊंगी शो पे।
कि उन दोनों के जो है ना नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, अच्छा। दोनों बेटे हैं माशाल्लाह उनके, ब्यूटीफुल बॉयज एंड आप हाँ। यकीन करें कि उन बच्चों की ग्रोथ में जितना माँ का हाथ है ना उतना फादर का भी हाथ है। हाँ। ये दोनों बच्चे अपने पेरेंट, दोनों ट्विंस अपने पेरेंट्स के स्पेशल बच्चे हैं, यानी काफी टाइम के बाद, थोड़े स्ट्रगल के बाद हुए हैं पैदा। हाँ। हाँ। और सही। माशाल्लाह उसमें फादर ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हाँ। बच्चों की टाइमिंग स्केड्यूल करना, मदर को डे वन से हेल्प करना, डे वन से सपोर्ट करना कि तुम एक को फीड कराओ, एक को मैं पकड़ रहा हूँ, एक की फीडिंग का टाइम हो गया, चलो एक को फीडर मुझे बना के दो, मैं देख लेता हूँ। खाने पीने उठने बैठने से लेके हर चीज में ना फादर की और ओवरऑल सेकंड आपकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सब की पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है मदर के लिए कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन में नहीं आती है कि जहाँ एक बच्चे की जिम्मेदारी है वहां मुझे दो में मसला ना हो या मैं ओवरबर्डन ना हो जाऊं। तो फैमिली सपोर्ट रियली मैटर्स अ लॉट। ऑब्वियसली फिर उसके बाद आपने क्लोज फॉलोअप रखना होता है। डॉक्टर, हम बीइंग अ डॉक्टर पहले दिन से बता देते हैं भाई देखो दोनों बच्चे हर काम एक जैसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, सही, अगर बिल्कुल। एक आज बैठना शुरू कर रहा है ना तो दूसरा हो सकता है 2 दिन के बाद बैठना शुरू बैठना करे। शुरू करें। So अच्छा do not रफत, ठीक है, panic. ये तो ठीक है, नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में आपने बात की, लेकिन वो जुड़वा बच्चे जो कि एक दूसरे का दर्द भी फील कर लेते हैं, मतलब एक रोता है तो दूसरा भी रोता है, फिर एक को प्रॉब्लम होती है तो दूसरे को भी प्रॉब्लम होती है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बताएं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है? देखो ये सबा, ये तो हैंडल करना ही नहीं है ना आपने। अच्छा। ये तो एक कुदरती फिनोमिना हाँ, है, मतलब लेकिन ठीक है? पेरेंट्स उस वक्त में क्या करें ना, मतलब अगर 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 उनकी किस तरीके से ग्रूमिंग की जाए, या क्या उनकी खास किस्म की कोई जो है ना वो परवरिश होती है कि अगर एक को पेन है या एक को प्रॉब्लम है या उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट है तो वो दोनों के साथ ही सेम ट्रीटमेंट करेंगे ना फिर? मतलब अगर एक एनोइंग हो रहा है या एक एनोइंग हो रही है तो फिर दूसरे के लिए क्या किया जाए? थोड़ा सा मैंने इसलिए गाइडेंस आपसे पूछी कि आपके पास पेरेंट्स आते हैं, आप सजेशंस वगैरह देती होंगी जी। अच्छा देखो वही बात है कि अब 2 तरह की बातें हो गई ना। हाँ। हाँ। अगर तो उन दोनों की अटैचमेंट एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करने के लिए है तो दिस हाँ। इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है ना। अच्छा। अगर एक बच्चा तकलीफ में है और दूसरा बच्चा उसके लिए कंसर्न हो रहा है हाँ। और वो उसकी कंसर्न में रो रहा है, हाँ। तो ये तो पेरेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव चीज होती है कि उनको दूसरे बच्चे से पता चल जाता है कि पहला तकलीफ में इसलिए ये देखो उसको देख के रो रहा है या उसके पास जाके रो रहा है या उसके दर्द को समझ रहा है, महसूस कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट इज नॉट समथिंग जिसको आपने क्योर करना है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आपने ग्रूम करना है, ठीक। ठीक है ना। बच्चों की इस चीज को सपोर्ट करना है, दोनों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सही। एक को देखना है कि उसको हाँ। किस तकलीफ का मसला हो रहा है और दूसरे को सहारा देना है, आसरा देना है कि सही। बेटा इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ। अंडरस्टैंड समथिंग, अगर एक बच्चा बीमार है, सिर्फ हाँ। बीमार है और दूसरा ठीक है हाँ। लेकिन भाई को देख के तंग हो रहा है, भाई को देख के कंसर्न हो रहा है, रो हाँ। रहा है, परेशान हो रहा है, हाँ। लेके दोनों को डॉक्टर के पास जाना है आपने। सही, आपने बिल्कुल। ये नहीं करना कि इसको तुम पकड़ो मैं इसको दिखा कर आती हूँ क्योंकि ये तो हाँ। एवं ही रो रहा है ना। अच्छा। ऐसा नहीं करना। हाँ। आपने दोनों को लेकर आना है। देखो उसका जो कंसर्न है ना वो सिर्फ हाँ। अपने सिबलिंग से रिलेटेड है हाँ, कि इसकी सही। तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसको कोई तकलीफ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, हाँ। तो इसलिए आप दोनों को डॉक्टर के पास लेकर आएंगे हाँ। तो पहला का डॉक्टर मुआयना करता है और दूसरा बड़े गौर से नोटिस करता है कि डॉक्टर सही देख रहा है, सब कुछ ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। तो अगले को ढारस मिलती है कि चलो ठीक है, माय ब्रदर और माय सिस्टर इज टेकन केयर ऑफ, इसको कोई देखने वाला है, इसको कोई ख्याल करने वाला है। ये एक इमोशनल सपोर्ट होती है जो आपने दोनों को प्रोवाइड करनी है। फिर एक फेज सही। आता है जहां एक ने मस्ती करनी है तो दूसरे ने भी मस्ती करनी है। हाँ। एक ने टेंट्रम्स थ्रो करने हैं तो दूसरे ने भी टेंट्रम्स थ्रो करने हैं, सही। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। इसमें भी सब मैं बात बताऊं, स्पेशली जब हाँ। ट्विंस की हम बात करते हाँ। हैं, ट्विंस में ना एक हमेशा समझदार होता है, सही। ठीक है। हाँ। एक होता है जो प्रिंस ट्रीटमेंट मांगता है कि मैं तो प्रिंस हूँ, मुझे चीखना है, मुझे चिल्लाना है, हाँ। मुझे रोना है। और दूसरा समझदार होता है जो जाके ना उसी की टेस्ट लगाता है कि सीधे हो जाओ, हाँ, इतना नहीं चलना, सही। ठीक है। हाँ। पेरेंट्स जो है ना बस उनको परखना आना चाहिए कि इसमें से हु इज द गुड ट्विन एंड हु इज द स्पॉइल्ड ट्विन। सही, बिल्कुल। और फिर तो गुड ट्विन से जो है ना स्पॉइल्ड ट्विन के सारे काम निकलवाते हैं और सही। ये हम लोग ट्रेन करते हैं बकायदा। जो हमारे पास ट्विंस आते हैं ना, हमें हमेशा हमें दूसरी विजिट में पता चल जाता है कि ये शेर है हाँ। और ये बब्बर शेर है और इसको इसने संभालना है, इसको मम्मा ने संभालना है, हाँ। वो पता चल जाता है। सही। अब उस दिन से हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि यार देखो इसने तुम्हें तंग करना है, हमें पता है, ये हाँ। खा पी आज से नहीं है, ये तुम्हें कल भी खाने पीने में मसला करेगा, हाँ। ठीक है। तो तुम इसको खिलाना शुरू कर दो, उसकी अकल सीधी हो जाएगी। सही, ठीक है। चलिए तो जी एक रफत, को हाँ ढूंढ करके दूसरे को वो करते हाँ, हैं। चलिए रफत, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला और बहुत मजे की बात हुई। श्योर कि वो जितने भी पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे होंगे, जिनकी जुड़वा बच्चे होंगे, वो तो डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प मिली होगी रफत की इन बातों से। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हमारे दीगर पर्सनैलिटीज़, दीगर गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। तो आज हम बात करेंगे अब रिश्तों के हवाले से। अच्छा जी, रिश्ता के ऊपर हमने इससे पहले भी शो किया था और मिसेज अली हमारे साथ मौजूद थी और हमने बहुत सारी बातें की थी, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बाहर के रिश्तों के, वो भी डिस्कस किया था। आज हमारे साथ मिसेज खलील मौजूद हैं, मैच मेकर हैं हमारे स्टूडियोज़ में, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मिसेस खलील, ये बताएं कि यूजुअली अब ये तो माइंडसेट हमें पता चल ही गया है, आप ही लोगों के थ्रू पता चला है कि भाई बाहर के रिश्तों की बड़ी डिमांड है और लोग कहते हैं जी रिश्ता करेंगे तो हम मुल्क से बाहर ही करेंगे, अगर हमने अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो मुल्क से बाहर करनी है। मुल्क से बाहर जो है अगर किसी की नॉर्मल तालीम भी है और उनकी बेटी यहाँ पर डॉक्टर भी है तो वो अपार्ट फ्रॉम दैट ये नहीं सोचते कि बेटी डॉक्टर है और वहाँ पर जो लड़का मौजूद है वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन वो अच्छे डॉलर्स कमाता है, उसकी नेशनलिटी बाहर की है, तो वो शादी कर देते हैं। कंपैटिबल होते हैं ऐसे रिश्ते? देखिए, कंपैटिबल इस तरह होते हैं कि अगर डॉक्टर है और वहाँ की एजुकेशन उनकी डिफरेंट है लेकिन वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, सारा कुछ है, तो डॉक्टर्स वहाँ जाके अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन मसला उनके लिए होता है कि वहाँ के टेस्ट देना, वहाँ के एग्जाम्स वगैरह देना, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर की वैल्यू फिर भी वहाँ पर इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हाँ, तो वो सेम वैल्यू नहीं होती। यहाँ के डॉक्टर सोचते हैं कि इजी होता है लेकिन वो मुश्किल होता है। अब आप जर्मनी में ले लें तो अलग एग्जाम देना पड़ता है, अमेरिका में ले लें तो अलग देना पड़ता है। तो सर्टन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, वरना मुश्किल उनको भी होती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एज मैच मेकर व्हाट डू यू थिंक कि कौन से रिश्ते जो हैं वो बेहतर, ये तो नहीं होता कि 100% कोई मैच मिलता है, किसी का भी 100% तो भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किन लोगों की कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बेहतर रहती है? वो लड़कियाँ जो पाकिस्तान में वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं या अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके मुनासिब रिश्ते पाकिस्तान में हो जाते हैं, या वो लड़कियाँ जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, डॉक्टर बनती हैं, फिर और भी आगे तालीम हासिल करती हैं, मुल्क से बाहर जाती हैं, या वो लड़के जो यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, यहाँ इंजीनियर बन गए लेकिन उनकी शादी मुल्क से बाहर हो रही है और वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जी नेशनलिटी होल्डर हैं, फ्यूचर बन जाएगा, वहाँ पर जाकर जो है ना वो अच्छा सारा कुछ हो जाएगा। सो आप क्या प्रेफर करती हैं, यानी पर्सनली आपकी क्या जो है ना वो थिंकिंग है इस हवाले से? देखिए, डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर वेल सेटल्ड हैं, अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ है, तो यहाँ पर भी अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। अगर बाहर जाना चाहती हैं तो बाहर का थोड़ा सा वही बात आ गई कि लाइफस्टाइल लगे, वहाँ आपको मेड्स नहीं मिलेंगी, वहाँ आपको घर का काम भी करना पड़ेगा और जॉब भी करनी पड़ेगी। तो आपको वो थिंकिंग अगर आपकी है, अगर आप एलीट क्लास से हैं और आप ये सोचेंगे वहाँ पर मेड होगा, दैट्स नॉट। हाँ, अच्छा, मुझे ना मिसेस खलील ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जिन लोगों की शादियाँ पाकिस्तान में होती हैं, यानी कि अपने मुल्क में ही होती हैं और अच्छे लड़कों से होती हैं, अच्छी फैमिलीज़ में होती हैं, तो बाद में जब उनके साथ ससुराल में इश्यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक के सास ने कहा जी बर्तन धो के जाना या काम करके जाना, तो वो प्रॉब्लम होता है। ऑल दो ये नहीं कहना चाहिए, किसी भी सास को अपनी बहू को ऐसे नहीं कहना चाहिए, हर किसी का अपने अपनी लाइफ होती है और हर कोई अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहता है तो वो रहे। लेकिन यही काम ऑर्गेनाइज वे में हमारी लड़कियां मुल्क से बाहर जाके करती हैं और यहाँ से जहन बना के जाती हैं कि वहाँ हमें जॉब भी करनी है, फिर वहाँ हमें आके घर पे बर्तन भी धोने हैं, फिर हमें घर भी साफ़ करना है, हमें सुबह जो है वो 8 o'clock उठना भी है और फिर हमें डॉलर भी बनाने हैं, हमें फ्यूचर भी बनाना है। तो भाई इतना सारा काम, आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट इट कि आप मुल्क से बाहर ना जाएं, रिश्ता ना करें, लेकिन प्लीज़ आप एक ऑर्गेनाइज सर्वेंट बन के मत जाएं। ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि अगर आप रिश्ता करते हैं तो बराबरी की बुनियाद पर करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो बाहर से आपको भी कोई डॉक्टर मिल जाए, डॉक्टर नहीं मिले तो आपसे कोई अच्छी प्रोफाइल का मिल जाए। ये ना हो कि आप किसी भी चीज़ में जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको बाहर का रिश्ता मिल रहा है और आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जा रहे हैं, तो आप भी तो ऑर्गेनाइज काम करने का कॉम्प्रोमाइज़ करके ही जा रहे हैं ना, जो आपको पहले से ही पता है। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बाहर जाने के लिए करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर भी करें फिर, अगर करना है तो वही ना सी बात है। तो यहाँ तो आप कह भी सकते हैं, मतलब झगड़ा वगड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो आप अपनी सास से भी लड़ सकते हैं, अपनी नंद को भी कुछ कह सकते हैं, वहाँ तो आप बाउंड हैं, वहाँ तो आप जा ही जो है ना वो शराइत पर रहें कि भाई सबने अपना अपना करना है और अपना अपना इस सेंस में करना है कि जी अगर आपने घर में रहना है, अगर आपने उसी घर में रहना है जो घर आपके इन लॉज का है, तो वहाँ आपने कमा के भी लाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैच मेकिंग जो होती है ना, कितनी मुश्किल हो जाती है उस वक्त में आपके लिए जब आप देखती हैं कि यार एक लड़की का बैकग्राउंड जो है वो एलीट क्लास से रिश्ता उसको बाहर का ही चाहिए, लेकिन अब वो कैसे एडजस्ट होगी मुल्क से बाहर, ये ज़रा बताएं। देखिए, इसमें यही होता है कि हम जैसे करते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट में कुछ हमें
हमें ऐसा लगता है जो नहीं हो सकता है, तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि देखें जो आप मांग रहे हैं इसमें ये नहीं हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। उसको आप ना सोचें कि आप माइंडसेट लेके जाएंगे कि आपको जो आप सोच रहे हैं सेम एग्जैक्टली वो मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना पड़ता है। नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रही है। अभी जो रिश्ते आजकल होते हैं वो किस तरह के रिश्ते आपके डिमांड होते हैं? अगर पाकिस्तान में रिश्तों की डिमांड हो तो क्या डिमांड होती है? बाय द वे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। मिसेस खलील हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी इनसे पूछ सकते हैं अपनी कोई क्यूरी हो, या अगर आप भी चाहते हो कि आपने अपना जो है वो रिश्ता आपको चाहिए तो मिसेस खलील यहाँ पर मौजूद है, वो आपके सवालों का जवाब दे सकती हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में क्या रिक्वायरमेंट है लोगों की? देखिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अब जैसे डॉक्टर्स हैं, हाँ, मोस्टली डॉक्टर्स ही मांगते हैं। अच्छा, डॉक्टर, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल ये भी मुझे नहीं समझ में आती डॉक्टर्स को डॉक्टर्स का रिश्ता क्यों चाहिए? भाई आप प्रोफेशनल हैं तो आप किसी दूसरी फील्ड के प्रोफेशनल चूज कर सकते हैं, मतलब बोरिंग नहीं होगी आपकी लाइफ, कोई डिफरेंट बातें हो जाएंगी आपस में। ये होता है ना कि डॉक्टर्स को समझ सकते हैं, इस वजह से वो ड्यूटी आवर्स और ये सारी चीजें समझ सकते हैं, इसलिए वो मांगते हैं। बास गवर्नमेंट ऑफिसर्स मांगते हैं कि हाँ सिर्फ हमें गवर्नमेंट ऑफिसर ही चाहिए, गवर्नमेंट की नौकरी हो, लगी बंदी हो, भाई पक्की ढक्की नौकरी हो। कुछ हाइट की वजह से करते हैं कि हमें सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट कुछ भी हो चल जाएगा, लेकिन हाइट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते होंगे ना मिसेस खलील जो कहते होंगे कुछ नहीं हो लेकिन लड़के का अपना घर हो या उसके वालिदैन का अपना घर हो, वो 100% है। वो तो 100% है। आजकल रेंट के घर पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत है। मुश्किल बहुत है। मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका अपना घर है और उनके बच्चे लड़के कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी लड़कों की शादियां हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के अपना घर तो है ना, हाँ अपना घर है, लेकिन उनके अंदर अकल है या नहीं है ये नहीं पता है। अपना घर है लेकिन वो आगे कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते ये कुछ नहीं पता है। पता चला बेअक्लों ने वो भी बेच दिए। पाकिस्तान में काफी लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, ये नहीं है कि हर किसी का अपना घर है। आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग रेंट पे रहते हैं और दे कैन अफोर्ड, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इन ऑन रेंट ना। तो वो लोग नहीं समझते हैं इस चीज को। सही, उनके लिए थोड़ा उनको ये होता है कि नहीं जी, वो एक माइंडसेट है कि अगर अपना घर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, वो मतलब रेंट नहीं देना पड़ेगा और जैसे भी रहें, मतलब ये नहीं कि घर अपना होगा। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच होती है। तो ज्यादातर अभी ईद के बाद तो शादी सीजन है, तो कितने रिश्ते हो गए आपके, कहाँ कराए, जरा ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह काउंटलेस होते हैं, कहाँ कराए, बहुत सारी जगह होते हैं। सबसे अच्छा मैच कौन सा रहा जो आपको अभी तक है कि यार ये मैच जो है ना ये बड़ा जबरदस्त हुआ? अभी फिलहाल मैंने कराई थी एक शादी, उनका बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैच हुआ और रिस्पांस भी बहुत अच्छा उनका आया। सही, जो देखता है वो बहुत खुश होता है। अच्छा, तो वो काफी यंग कपल है या यंग कपल है, नॉट वेरी यंग बट अराउंड 30s। अच्छा, सही। तो अब ये जो उस तरह की जो लड़कियां होती हैं या उस तरह की जो खवातीन होती हैं जिनकी काफ़ी एज निकल चुकी होती है, राइट, और एक खास एज निकल जाने के बाद वो कहती हैं जी अब तो मेरे सपनों का राजकुमार आया नहीं, तो अब मैं क्या करूं? तो वो जब सपनों के राजकुमार में देर लग जाती है और वो जो उन्होंने ऑर्डर पे बनवाना होता है वो नहीं बन रहा होता, वो खुद से सारी क्वालिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि मिड एज क्राइसिस एंड ऑल दैट, वो जब आ रहे होते हैं तो उन लोगों को आप कैसे डील आउट करते हैं? क्योंकि उनको तो फिर कहीं भी रिश्ता दिखाना बड़ा मुश्किल है। उनकी तो जो चॉइस है वो स्टिल वही है कि नहीं भाई मुझे तो जो बंदा जो है ना वो 20 साल की उम्र में चाहिए था वही बंदा मुझे जो है वो 40s की उम्र में चाहिए। तो ऐसा जो माइंडसेट है ये इससे कैसे आप डील आउट? देखिए उसमें अभी हम उनको समझाते हैं कि अब मेरे पास अगर कोई 45 प्लस खातून आती हैं और वो सिंगल हैं, अब वो मुझसे बोलती हैं कि हमें सिंगल ही चाहिए, तो उनको समझाते हैं कि देखें आजकल 30 के प्लस जो भी मेल होते हैं ना वो ज़्यादातर मैरिड होते हैं और जो डिवोर्स होते हैं वो होते हैं, ये बच्चे नहीं हो वो समझ आता है, लेकिन आप ये बोले नहीं हमें सिंगल ही चाहिए तो दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है ना, उसमें ये नहीं होता है कि आपको सिंगल मिल जाए। हाँ, कोई 100 में से 1% ऐसा होता है कि कोई सिंगल हो। अच्छा, 40 प्लस में, मतलब जो 40 प्लस खवातीन है उनको कोई सिंगल बंदा नहीं, बहुत मुश्किल होता है। देखिए कोई वालिदा की वजह से कोई बीमार है, अगर देख रहा है उसमें कंटिन्यू कोई फीमेल नहीं है घर में, उनकी शादी की उम्र निकल गई है तो वो सिंगल आपको मिल जाएंगे, लेकिन डिवोर्स रेशियो ज़्यादा होता है 40 प्लस में। अच्छा, तो जो फीमेल्स 40 प्लस होती हैं उनको थोड़ा सा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि देखें हमें सिंगल मिलना मुश्किल है। सही, तो वो और वैसे भी जो 35 प्लस फीमेल्स होती हैं उनके लिए तो वैसे ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो जो बात ये है ना कि डिमांड जहाँ पर डॉक्टर्स की है, इंजीनियर्स की है, जहाँ पर डिमांड जो है वो हाई प्रोफेशनल्स की है, तो उसमें तो फिर इशू ये होता है ना कि वो फिर उस तरह के जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा मीट करना मुश्किल होता है। चलिए जी इस पर डिस्कशन करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात कर रहे हैं हम मैच मेकिंग के हवाले से और आज हम ना बड़ी डिफरेंट बात कर रहे हैं। अब कुछ ही बात करते हैं
कि रेशू पूछते हैं कि भाई कितना रेशू है सिंगल लड़कियों का, कितना रेशू है डिवोर्स लोगों का, और किस तरीके से जो है ये मैच मेकिंग होती है और कितनी मुश्किल होती है मैच मेकिंग। अच्छा मिसेस खलील, अब बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो हमें कॉल्स भी करती हैं या फिर वो हमें सवाल भी भेजती हैं, वो यही कहती है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां जो है वो बैठी रह जाती हैं और सारे लड़कों की जो है वो कहीं ना कहीं शादियां हो जाती हैं, और जो रह जाते हैं वो होते हैं जो डिवोर्स होते हैं या जिनके साथ कोई ना कोई इशू हो जाता है। तो वजूहात क्या लगती हैं आपको कि इतनी जो घरों में बहनें हैं वो अच्छा रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं आजकल। पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए थोड़ा बहुत। फीमेल्स की रिक्वायरमेंट आजकल बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो एक माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं कि अगर यंग एज में उनको वही फैसिलिटीज़ चाहिए जो उनके फादर्स देते हैं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आप 28-29 का लड़का देख रहे हैं तो वो जॉब पे हो सकता है, बिज़नेस कर सकता है, लेकिन फैमिली बिज़नेस कर सकता है। वो चीज़ें आपको प्रोवाइड फ़ौरन नहीं कर सकता जो आपके घर में, अपने घर में हो रही हैं, जो आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर किसी को सेटल होने में टाइम लगता है। तो रिक्वायरमेंट अगर आप ये कर रहे हैं कि हाँ इसकी मूछें नहीं हो, इसकी हाइट छोटी है, नहीं 5'8" क्यों है, 5'9" नहीं है, 5'11" से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये भी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट की वजह से लेट मैरिजेस होती हैं। हाँ, ये वजह है, रिक्वायरमेंट हाई होती है। Exactly. तो क्या मतलब आप वैसे क्या खुद क्या समझती हैं, मशवरा क्या देंगी क्लाइंट्स को भी, खवातीन को भी, कि भाई उनको किस एज में शादी कर लेनी चाहिए और क्या मतलब मुनासिब रिश्ता हो तो कर लेनी चाहिए, या फिर वही जो उनकी हाई रिक्वायरमेंट्स है वही मीट करें तो वो शादी करें? देखिए इसमें हम ये नहीं कहते कि रिक्वायरमेंट्स ना रखें, हाँ। लेकिन रिक्वायरमेंट्स ऐसी रखें जो आप उसको फुलफ़िल हो सकें आपकी। अगर आप ऐसी रिक्वायरमेंट करें कि नहीं, अब जैसे मेरे पास कोई फीमेल है वो बोले नहीं मुझे करनी है तो अब्रॉड में ही करनी है वरना करनी नहीं है, आपकी एजुकेशन ऐसी नहीं है कि आप अब्रॉड में करें। यस, अब्रॉड में आपको एक्सेप्ट करे, आपकी अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत कम रेशो होता है कि जो सिर्फ लुक्स पे अब्रॉड के लड़के एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ। तो अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठेंगे नहीं मुझे अब्रॉड में ही करनी है तो फिर तो टाइम तो निकलेगा ऑब्वियसली। मेरे पास हाँ। ऐसे क्लाइंट है जो 2-2 साल से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट इधर से उधर नहीं होती। मतलब वो कहीं भी एडजस्ट करने को फिर तैयार वो ये नहीं। शिकायत करते हैं कि इनको पैसे दे दिए, उनको पैसे दे दिए, हमें सही रिश्ते हाँ, नहीं दिखाए। सही। तो वो थोड़ा सा अपने जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसको चेंज करें, हाँ, थोड़ी सी वास्ट करें उसको। हाँ। तो फिर वो समझ आता है कि हाँ कंप्लीट होने में। मैं अभी उनसे ही बोलती हूँ देखें आपने अगर मांगा है ठीक है, आपने डॉक्टर मांगा है फॉर एग्जांपल, हाँ। मांगा है, आप इंजीनियर भी देखें, सिर्फ डॉक्टर पे ना रहें। हाँ। अब आप डॉक्टर्स हैं तो उनकी भी तो कोई रिक्वायरमेंट होगी ना, हाँ, चाहे वो बिल्कुल, लड़की हाँ, हो ये या तो है, लड़का कोई हाँ, भी हो, उनकी हाँ, भी रिक्वायरमेंट होगी, दोनों हाँ। की रिक्वायरमेंट देखनी है ना। सही। तो इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट जितनी कम रखेंगे, जितनी सॉफ्ट उसको रखेंगे सोच को, उतना ही बेहतर है। अच्छा, मैच मेकिंग के हवाले से मुझे एक और भी चीज़ आपसे पूछनी थी, ये मिथ है या स्पेकुलेशन है, क्या है ये, ज़रा मुझे आपसे बात करनी थी कि लोग ये कहते हैं कि जो लोग मैच मेकर्स के पास जाते हैं फाइनली वो सब जगह जो है ना वो देख चुके होते हैं रिश्ते, उनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा होता, तब जाके वो मैच मेकर्स के पास आते हैं। और एक तरीके से जो है ना लोग मैच मेकर्स के पास आते हुए इसलिए हिचकिचाते भी हैं कि वो आपस में जब रिश्ते कर रहे होते तो कहीं ना कहीं उन दोनों के जहनों में ये बात होती है कि जी हमें कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था तो हम मैच मेकर के पास आ गए। ये किस हद तक नहीं सही ऐसा लगती है नहीं है। आपको बात? देखिए या आजकल स्टार्टिंग से ही लोग आ जाते हैं? स्टार्टिंग से पहले से आप देखें ना, जब शुरू में रिश्ते होते थे तो पहले जमाने में जो फीमेल्स होती थी वो घर घर जाती थी पिक्चर्स लेके। अच्छा, मैच मेकर्स अच्छा। पिक्चर्स होती थी उनके पास, वो घर घर जाया करती थी, भाई ये लड़की है। अच्छा। आजकल ड्रामों में भी दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है अच्छा। कि पिक्चर्स लेके हाँ, जा रहे हैं, हाँ। घर जा रही हैं। तो वो भी मेहनत करती थी, हाँ। वो भी तब भी मैच मेकर्स थी, हाँ। अब भी मैच मेकर्स हैं। हाँ। अब भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, उनको पता हाँ, नहीं होता। हाँ, हाँ, उनको सही। पता होता है कि हाँ इन मैच मेकर ने मेरी फला फला रिश्ते में किसी की या फ्रेंड में किसी की शादी कराई है, ये अच्छे रिश्ते कराते हैं। हाँ। हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें गाइड करेंगी हर चीज़ पे स्टेप बाय स्टेप, तो वो मैच मेकर्स के पास जाते हैं। बाज़ लोग सोशलाइज नहीं करते, जो बड़े बूढ़े हैं वो घर में रहते हैं, हाँ। सोशलाइजेशन इतनी नहीं है उनकी, हाँ। तो वो मैच मेकर्स के पास आते हैं कि भाई हमें बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता चाहिए, बेटी के लिए चाहिए, सही। तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है खुदा ना खास्ता उनकी शादी ना हो रही हो हाँ, तो ही एक आम मैच मेकर के परसेप्शन है पास ना होगी है। ये तो एक आम परसेप्शन है लोगों में कि वो ये कह देते हैं कि जी ठीक है, अच्छा इनकी कहीं हो नहीं रही थी तो अब इन्होंने मैच मेकर से राब्ता नहीं, कर लिया ऐसा और ये नहीं। मैच मेकर के पास चले गए। तो भाई और इसमें बहुत सारे ऐसे मैच मेकर भी हैं
मैं आपकी बात नहीं कर रही है, बहुत सारे ऐसे अच्छे भी मैच मेकर्स हैं जो कि लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करते, धोखा नहीं करते, मगर यहाँ पर लोगों को मैच मेकर से भी बड़ा जो है ना वो डर लगता है कि भाई वो कोई गलत रिश्ता करा दें या किसी किस्म का कोई फ्रॉड हो। तो ये चीज़ आप कैसे फिर क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करते हैं? जो मैच मेकर्स करते हैं ना, हम लोग जो करते हैं वो वेरिफिकेशन करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हमसे प्रोवाइड होती हैं वो हम उनसे प्रोवाइड करवाते हैं कि यह चीज़ें आप हमें दें। फिर फैमिली से हम मिलते हैं, हम पर्सनली फैमिली से जब मिलते हैं तो हमें पता होता है फैमिली कैसी है। हम इतने साल से काम कर रहे हैं तो हमें देख के ही अंदाजा हो जाता है कि लोग कैसे हैं और किस तरह का मैच बनाना है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, तो कौन सा इनके साथ कपल अच्छा लगेगा कि लोग बोले हाँ ये कपल है। तो हम लोग तो ये सारी चीज़ें देख के बनाते हैं। जो मैच मेकर्स नहीं कर पाती हैं वो कुछ वजह से वही रिक्वायरमेंट आ जाती है बेचारी कि कब तक कितनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। कितनी रिक्वायरमेंट, हाँ सही बात है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ कसूर मैच मेकर्स का नहीं होता। सही। अच्छा ये बताएं कि एक लड़की जो है वो अगर अम्मी को पसंद आ गई, बहन को पसंद आ गई है और भाई को पसंद नहीं आ रही, तो क्या होता है, क्या मना हो जाता है? या भाई को पसंद आ गई, अम्मी को पसंद नहीं आ रही और भाभीियों को पसंद नहीं आ रही, तो ये कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है लड़के की साइड से भी और लड़की की साइड से भी कि लड़की के घर वालों को आधों को पसंद आ गया है लेकिन आधों को नहीं पसंद आ रहा, तो उस वक्त में फिर क्या सिचुएशन होती है? आप किस तरह से फिर डील करती हैं? देखिए उसमें हम समझाते हैं कि आप एक दो मीटिंग्स और कर लें, मिल लें फैमिली से। हो सकता है कोई चीज़ फर्स्ट टाइम में सेकंड टाइम में क्लिक नहीं करती है, थर्ड टाइम में आपसे क्लिक कर ले। आप ये नहीं बोल रहे कि 2 मीटिंग्स बाद आप रिश्ता फौरन डन कर दें। आप अच्छा वो 1-2 चक्कर लगते हैं, आना जाना होता है, तो लगते हैं। हम तो इतना टाइम देते हैं, बाज लोग इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारा भी कर लेते हैं। जो नहीं समझ पाते उनको थोड़ा सा वही बात है कि काउंसलिंग करनी पड़ती है कि देखें आप समझें। आप बाज लोग तो तस्वीर पे मना कर देते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि तस्वीर में ज़रूरी नहीं है जैसी दिख रही हो वैसी हो, रियल में और प्रिटी है या और अच्छी है। अखलाक भी देखे, रहन सहन देखते हैं, इंसान घर जाता है देखता है कैसे रहन सहन वाले लोग हैं, रख रखाव वाले लोग हैं या नहीं है, तो आपको उससे और चीज़ें अंदाजा होती है। वैसे आपको क्या लगता है कि बेसिक रिश्ते जो होते हैं वो मतलब लुक्स पे हो जाते हैं, लड़का लड़की के, या फैमिली देख के होते हैं, या वहाँ पे जाके जो वो चाय शाय पी रहे होते हैं और सारा कुछ माहौल देख रहे होते हैं और सारा कुछ अडैप्ट कर रहे होते हैं, वो उस वजह से होते हैं? किस वजह से होते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग हर कैटेगरी के लोग हैं, हर कैटेगरी जाके खा के आ जाते हैं। हाँ, कुछ जाते हैं, समझते हैं, रख रखाव देखते हैं, सिर्फ लड़की को नहीं देखते, वो हर चीज़ देखते हैं कि वालदा कैसी बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, भाई कैसे बैठे हैं, क्या बात कन्वर्सेशन हो रही है, घर किस तरह से रखा हुआ है, किचन किस तरह से रखा हुआ है। कुछ सिर्फ लड़की को देख के हाँ कर देते हैं कि भाई लड़की खूबसूरत है, हमारी तरफ से डन है। तो ये हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। सही। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते होंगे जिन पे आपको हैरत होती होगी कि ये तो डन नहीं होना चाहिए था, ये कैसे डन हो गए, ये आपस में कैसे मान गए? ऐसा नहीं, असल में हम मैच ऐसे बनाते हैं, आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता। सही। अच्छा ये बताएं कि ज़्यादातर अब जो, क्योंकि अब मैच मेकर्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसमें अब जब हम बाहर की रिश्तों की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी रिश्तों की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादा आपको अच्छा फीडबैक कहाँ से मिलता है कि जी आपने बाहर के रिश्ते कराए, या आपने पाकिस्तान में जो लोगों के मैच मेकिंग की हुई है उनका आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए रिस्पॉन्स तो दोनों तरफ से है। क्योंकि हम अब्रॉड में जो कराते हैं वो भी हम जानते हैं लोगों को, बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, कन्वर्सेशन उनके साथ होती है, फैमिली भी बाज यहाँ होती है, उनसे बातचीत होती है, तो हर चीज़ हम देखभाल के करते हैं। मैं अपने स्टाफ को हमेशा ये बोलती हूँ कि जब आप किसी का रिश्ता करा रहे हो ना, तो अपनी बहन या अपना भाई समझ के, अपनी फैमिली मेम्बर समझ के शादी कराएं। ये ना करें कि सिर्फ आप ये सोचें कि पेमेंट लेनी है, इनका रिश्ता डन करना है, बस किसी तरह भी जल्दी हो जाए। ये ना करें, फैमिली मेम्बर समझ के करेंगे ना, तो चाहे वो अब्रॉड का हो चाहे यहाँ का हो, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। सही। अच्छा अब वो जो रिश्ते होते हैं अब्रॉड के जो फ्रॉड निकल आते हैं, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं कि जी मतलब हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और दूर के ढोल जो है वो सुहाने होते हैं। तो वो जब कोई फ्रॉड निकल आता है तो उस सूरत हाल में क्या ऑप्शंस होते हैं लड़की और लड़के दोनों के पास? ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़की के साथ ही फ्रॉड होता है, लड़के के साथ भी तो फ्रॉड हो सकता है ना। तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो मतलब आपने जो मैच मेकिंग कराई होती है, आप लोग क्या हेल्प आउट करते हैं, या फिर लड़की के पास क्या ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल कि वो क्या कर ले? क्योंकि अब तो सारी सी बात है कि जिसके साथ चीटिंग होनी थी हो गई, जिसके साथ फ्रॉड होना था हो गया। देखिए मिसहैप तो किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फैमिली मेंबर्स में शादी होती है 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाती है। हमने देखिए कजन्स मैरिज होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। जो नसीब में होता है उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी जो इंक्वायरी, जो वेरिफिकेशन हमसे हो सकती है वो हम करते हैं, और फैमिली को हम ये बोलते हैं कि आप फ़ौरन हाँ ना करें।
आप पहले अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है आप उससे पूछताछ करवाएं वहाँ पर लड़का कैसा है कैसा नहीं है, हर चीज़ आप देखभाल के करें। बाकी जो होना होता है वो तो होके रहता है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन आप क्या समझती हैं किस तरह के फ्रॉड होते हैं बाहर के जो रिश्ते देखिए होते हैं लड़कियों का ये ज़्यादातर जो हम सुनते हैं वो ये सुनते हैं वीज़े की वजह से, रेजिडेंसी लेनी थी उसने इसलिए शादी कर ली, रेजिडेंसी लेके घर वालों को बुला लिया, मुझे डिवोर्स दे दी। अच्छा, ये भी होता है। सही। कुछ लड़के झूठ बोलते हैं, उनकी शादी ऑलरेडी हुई हुई होती है और वो यहाँ कर लेते हैं आके, बाद में पता चलता है। बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं इसमें, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेस होते हैं। सही, कुछ लोगों ने कोई खास मकासद के तहत जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ मैरिज ब्यूरो के थ्रू होते, ये पर्सनली भी अगर होता है ना तो पर्सनली भी इंसिडेंट हुए हैं। फैमिलीज में मैंने देखे हैं कि उन्होंने किसी रिश्तेदार ने लड़का दिखाया, उन्होंने अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल किया, उन्होंने यहाँ शादी की, उसके बाद वो जब वहाँ वापस चला गया तो उसने उसको व्हाट्सएप किया कि भाई मैं तुमसे निकाह नहीं रख सकता हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया था। ये क्या बात हुई? ये मतलब ये भी होता मेरा है? पासपोर्ट रख लिया था, मेरी चीज़ें रख ली थी, उन्होंने कहा नहीं करोगे तो हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। तो ये भी होता है, फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है। तो इसका तो वही बात है ना, कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। सही। वैसे आपको क्या लगता है कि जब बाहर का रिश्ता किया जाए तो चाहे लड़के वाले बाहर का रिश्ता करें या लड़की वाले बाहर का रिश्ता करें, उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए इसमें फैमिली सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। फिर लड़के से आप 2-3 दफ़ा बात करें या लड़की से बात करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाता है फ़ोन पे कि आया वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। इंटरेस्टेड होता है तो सामने वाला खुद नजर आ जाता है कि हाँ वो कन्वर्सेशन कर रहा है। तो जो होते भी हैं है ना, फ्रॉड करने वाले भी तो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको तो अपना काम निकालना है तो इंटरेस्टेड तो होगा ना। हाँ, आप जॉब वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी फ्रॉड आप कैसे मालूम कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़की यहाँ से सोच के जा रही है कि मुझे रेजिडेंसी के पास डिवोर्स लेनी है, तो उसकी कौन बता सकता है? उसके खुद के घर वाले नहीं बता सकते। लड़की, हाँ ऑब्वियसली लड़की क्या सोच रही है वो कोई नहीं बता सकता, लड़का क्या सोच रहा है वो कोई नहीं बता सकता। स्टूडेंट वीजे पे वहाँ लड़कियां हैं, वो बोलती हैं हमारी रेजिडेंसी लग जाएगी, अच्छा हम शादी कर लें, उसके बाद छोड़ देती हैं। कौन गारंटी? सीरियसली? यस, स्टूडेंट वीजे पे जाती हैं, शादी कर लेती हैं और फिर छोड़ देती हैं। एग्जैक्टली, ऐसा भी होता है। ओह माय गॉड। अच्छा, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। लड़के होते हैं यहाँ से जाते हैं, वो वहाँ जाके छोड़ देते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो अब डिवोर्स्ड हैं, यूएस में होती हैं, उनका यही हुआ, वो लड़का यहाँ से लेके गई, उसका परमिट लगा, उसकी रेजिडेंसी लगी, उसने छोड़ दिया। अच्छा, तो ये फिर हालांकि हमने नहीं कराई, लेकिन वो पहले से उनके साथ इंसिडेंट हुआ हुआ था, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि उनका हुआ और उन्होंने छोड़ दिया मेरी बेटी को। तो ये तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, मतलब ये यानी कि बाहर जाने का इस हद तक क्रेज है लोगों में, कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हम जान सकते हैं लोगों को उतना जाने। तो ये खुद इतना अच्छा जब पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो ये खुद पढ़ के खुद अप्लाई करके खुद क्यों नहीं चले जाते? मुझे तो आज तक सीरियसली ये बात समझ में नहीं आई। आप ज़रूर बाहर के रिश्ते करें और जितना आपका दिल है आप उतने रिश्ते करें। सारी बहनों के और सारे अपने भाइयों के अगर बाहर के रिश्ते करना चाहते हैं ज़रूर करें, मगर ये इन बेसिस पे नहीं करें कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो डॉक्टर है तो उसका रिश्ता बाहर से आ गया है तो हम कर रहे हैं। उसके अंदर उसकी क्या क्वालिटी है, अगर वो डॉक्टर ही है तो वो खुद अप्लाई करके भी जा सकते हैं ना। लेकिन आप रिश्ते करें बराबर की बुनियाद पर, और जब रिश्ता कोई आपका आ रहा होता है तो आप ये देखें कि व्हाई दे चूज मी, यानी क्यों उन्होंने हमें ही चूज किया, कहीं किसी का कोई मकसद तो नहीं है। और इसमें ना दो चीज़ें अलग होती है, अगर किसी की पसंद की शादी है तो उस पर तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता ना भाई। अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन्होंने पसंद की शादी कर ली, तो उस पर तो फिर अल्लाह मालिक है, फिर तो वो बाद में देखा जाएगा। बट अगर कोई अरेंज रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है और वो इस तरह से है कि वो आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे से ये रिश्ता तो मुझे मिल नहीं सकता, तो ज़रूर सोचें कि भाई सही बात है, वो व्हाई दे आर कमिंग टू यू, ऐसा क्या है कि भाई वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो पूरी दुनिया को वहाँ पे छोड़ के वो आपकी तरफ आ रहे हैं। फ्रॉड वहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी कोई रिश्ता कर रहे होते हैं तो एक तो पहले आप अच्छे से छानबीन कर लें और फिर मैच मेकर से अच्छे से बात कर लें, अगर आप किसी मैच मेकर के थ्रू कर रहे हैं तो। और दूसरा ये कि थोड़ा सा टाइम लें। होगा कि जो बाहर के रिश्ते वाले होते हैं फ़ौरन कहते हैं फ़ौरन निकाह कर दें, फ़ौरन मंगनी कर दें। ये कितने केसेस में होता है? हम जो है जब अगर कोई ऐसा होता है ना कि हमें 3 महीने में या 4 महीने में शादी करनी है, तो हम उन्हें मना कर देते हैं। अच्छा, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तो लेना, बात करके देखें, सारी चीजें देखें, फिर उसके बाद बाहर के रिश्तों में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बाहर के रिश्तों में लेकिन फिर वो ये कहते हैं ठीक है अगर आप नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, फिर हम कहीं और डॉक्यूमेंट्स की वजह से बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, अप्लाई करना होता है,
उसमें 2.5 से 3 साल लग जाते हैं जाने के लिए, इसलिए बाज लोग जल्दी करते हैं। तो उसमें कोई हार्म नहीं है अगर करना चाहते हैं तो। अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देखें, लोग इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारा करके करते हैं लोग, आप बिल्कुल मेंटली और सेटिस्फाई हो तो आप करें जल्दी, कोई मसला नहीं है। लेकिन हर कोई बुरा भी नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता, तो सेटिस्फैक्शन जब तक ना हो तब तक ना करें, तब तक ना करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मिसेस खलील, आज हमने बहुत ढेर सारी बातें की और बड़ी ज़बरदस्त बातें की। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हमें ज्वाइन करेंगी हुमैरा, उनसे करेंगे ढेर सारी बातें ब्यूटी से रिलेटेड। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक भाई। अब हम बात करेंगे ब्यूटी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि गर्मियाँ आ रही हैं और बात वो ये कि कराची का जो अनएक्सपेक्टेड वेदर है ना, इसमें कुछ लोगों को लेथार्जिक भी बहुत फील हो रहा है। और लेथार्जिक इसलिए फील हो रहा है कि भाई मौसम ही ऐसा है, कभी मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और कभी गर्मी लगने लग जाती है। तो अब ओवरऑल क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और समर में जो है लोगों का बीपी भी लो हो जाता है, समर में जो है डिहाइड्रेशन की भी बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हुमैरा ने, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड यू, बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। हुमैरा ये बताइए कि गर्मियों में जो डिहाइड्रेशन होती है, स्वेटिंग है, फिर बहुत ज़्यादा बीपी लो होने के मसले हैं, स्किन ख़राब होने के मसले हैं। ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन होती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, फिर गर्मियों में कुछ समझ नहीं आता कि जी किस तरीके से स्किन को हैंडल करें। तो 3-4 मसले जो हैं वो 1 बाय 1 करके ज़रा बताइए ताकि इस मसले से बाहर निकले लोग। देखिए, सबसे पहले तो जब गर्मी में हमारे पूरी ऑल ओवर बॉडी में जब हम स्वेटिंग आती है, जिसको हम पसीना कहते हैं, जब पसीना बहुत ज्यादा खारिज होता है तो हमारी बॉडी के जो मिनरल्स हैं, खासतौर पे नमकीन, वो निकलना शुरू हो जाती है बॉडी से। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक तो पानी का इंटेक ज्यादा करें, फिर हम कहते हैं नीमकोल का पानी पिए, नमक चीनी का जो पानी होता है वो भी आप पीते रहें। बेसिकली पानी का इंटेक आपने ज्यादा बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। आजकल तो इतनी सारी चीजें हैं, पानी में आप कुछ भी डाल के रख दीजिए, कोई फ्रूट रख दीजिए, जो भी आपके पास सिट्रस फ्रूट आते हैं। सबसे अच्छा तो लेमन होता है। मैं लेमन को कहूंगी कि आपकी विटामिन सी की कमी को भी पूरी करता है, आपकी स्किन उससे बहुत अच्छी रहती है, आपके जो पानी की कमी है ये पूरी हो जाती है। तो लेमन को आप लाजमी लेमनेड बना के पिया करें। हर जो भी आप पानी पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा लेमन आप इसको इस कर लीजिए, ये पानी की। और साथ साथ अगर आप इसमें पुदीने के 2-4 पत्ते और डाल देंगे इस पानी में तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, एक तो स्वेटिंग की वजह से आप लेथार्जिक हो रहे हैं, दूसरा आप क्योंकि जो मौसम अजीब सा हो रहा है ना, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडा मौसम हो रहा है, इससे आपका पेट भी खराब हो रहा है और उसमें आपका स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है। कभी किसी को लगता है कि फूड पॉइजन हो गया, कभी कोई कहता है कि मुझे उल्टियां आ रही है या मोशन आ रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, मैदे में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए लाजमी सौंफ और पुदीने का पानी पीती है। अच्छा, सौंफ को मैं हमेशा कहती हूँ, सौंफ और इलायची तो घर में हम खास तौर पे खाने के बाद तो सौंफ खाने की आदत डाल लें आप। सौंफ और इलायची, ये 2 चीजों की आप आदत बना लें कि आप बना के रख लीजिए मिक्स करके, और हर खाने के बाद आपने ये खाना है ताकि आपका निजाम हजम भी दुरुस्त हो, आपको मैदे का दर्द भी नहीं हो, और आपको इसके खाने से एक चीज और मैं बता दूं क्या होगी, आपको प्यास लगेगी। अच्छा, आप पानी खुद ब खुद पिएंगे अगर आपने ये खाना शुरू कर दिया। सही, सौंफ को सही। अच्छा हुमैरा, जिस तरीके से आपने बताया ना लेमनेड का या लीमू के इस्तेमाल का आपने बताया, लेमन का, तो ज़रा ये बताएं कि लीमू पानी जो है इसके कितने फ़ायदे हैं और दिन में ये कितनी दफ़ा पी लेना चाहिए या रेगुलर पिएंगे? रेगुलर तो ज़ाहिर है लोग लीमू पानी नहीं पी सकते कि जब पानी पी रहे हैं उसमें लीमू निचोड़ लें, लेकिन किस तरह से लीमू पानी पीना चाहिए, इसके लीमू पानी के फ़ायदे बताएं। क्योंकि गर्मियाँ और ये बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के ना चीज़ों के ऊपर जाते हैं कि जी पानी में पुदीना डाल लेंगे या लीमू निचोड़ लेंगे या सारा कुछ। तो ये लीमू पानी के फ़ायदे आपने हमें बताने। देखिए, गर्मी में अक्सर आपने देखा होगा जो ठेलों में बिकता है, एक तो नींबू पानी बिकता है और एक आलू बुखारा और इमली का शरबत भी बिकता है। तो दोनों ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये आपकी विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। आपकी जो मैंने अभी जैसे कहा था कि बॉडी में से मिनरल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये मिनरल्स को पूरा करते हैं ये सारी चीजें। आपकी इमली हो गई, आपका आलू बुखारा हो गया, आपका लेमन हो गया, ये तीनों चीजें आपकी जो बॉडी के मिनरल्स हैं इनकी कमी को पूरा करते हैं। तो आपने ये मिनरल्स पूरा करने के लिए चाहे आप तो इन तीनों चीजों में से जो भी आप चाहें आप इसका शरबत बना के पी सकते हैं। आगे आने वाले वक्तों में आपके पास
कच्चा आम आएगा, जिसका आप कच्चे आम का जो है उसका शरबत भी बना के पी सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजें उसमें बताती हूँ कि आप पका लें और उसके अंदर जैसे आप क्या कहते हैं स्क्वॉश बनाते हैं, इसी तरह आप कैरी का शरबत भी बना सकते हैं। तो वो स्क्वॉश बना के आप पका के रख लें चीनी के साथ, गुड़ के साथ। मैं चीनी तो मना करती हूँ, चीनी का इस्तेमाल तो आप लोग तर्क कर दें, क्योंकि सफेद नमक और सफेद चीनी ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, नींबू आप पानी गुड़ अगर का बनाया इस्तेमाल जाए तो कैसे बनाया जाए ये बताएं, क्योंकि घर में नींबू पानी हाँ सिंपल आपने जितना पानी लेना है, हाँ पानी को आधा ग्लास जैसे पानी लिया हमने, हाँ उसके अंदर आप एक छोटा वाला लेमन पूरा स्क्वीज कर लीजिए। उसके अंदर चीनी या गुड़ का, चीनी तो मैं मना कर रही हूँ, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए या मिश्री। गुड़ अच्छा आप इसके अंदर हल कर लीजिए। गुड़ हाँ को हल करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, ये आपने मिक्स करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर अच्छा ठंडा करने के लिए बहुत सारी आइस डाल के इसको आपने स्लश की तरह मिक्स कर लेना है ग्लास को। आपने ठंडा शरबत पीना है। आप देखिएगा, आप इसके पीने के बाद फौरन आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई। ये जो आजकल आप लोग ड्रिंक्स देख रहे हैं, बनेले भी मार्केट में मिलते हैं कि आपकी मिनरल्स को पूरा कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी में ये मिनरल्स खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। ये कुदरती चीज है, ये आपको बाहर से पानी लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके ये पूरा कर देती है वो कमी। सही। तो रोजाना ये पी सकते हैं इस तरीके से नींबू पानी बना के? बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक नाम सुना होगा, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक कम हो है, जाते हैं। जी 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 ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी भी आ रहा है आजकल मार्केट हाँ में। बिल्कुल तो आ रहा है। ये जो मैं आपको लेमनेड बता रही हूँ ना, मिक्स करके जीरा मिला लिया आपने, काला नमक थोड़ा डाल दिया, गुड़ डाल दिया, जीरे का और पाउडर ना हुमैरा, जीरे का पाउडर। हाँ जीरा पीस हाँ के, जैसे आप इसको भूनेंगे ना जीरे को तवे पे, हाँ और हाँ हाथ से ऐसे ऐसे क्रश करेंगे, खुद ब खुद जीरा क्रश हो जाएगा। सही तो आप सही। वो जीरा डालिए भून के, और इतना मजे का ये टेस्ट होगा। आप देखिएगा जब आप पियेंगी तो फौरन ये जो आपकी लेथार्जिक हो रहे हैं और हाँ गिर रहे हैं, चक्कर आ हाँ रहे हैं, सब पूरे नींद होंगे, नींद आ क्योंकि रही है इससे बार बार। आपको हाँ इससे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे बॉडी में। तो सही। आप खुद ब खुद, आप पैसे इतने जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी बाजार से लेने जाइए, हाँ मेरे ख्याल से वो 150-200 से कम नहीं है वो बॉटल। सही आप जब घर बिल्कुल। में बना चले, रहे हैं, एक कॉलर ने मोबाइल हमें में ज्वाइन बना किया है, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। सबा बेटा आप कैसी हैं? मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ कराची से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जी कहिए। हाँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है जी और थैंक यू। आज अल्लाह मैं अभी याद कर रही थी अपनी हुमैरा बहन को कि अल्लाह करे मैं टीवी खोल के बैठी हूँ आज और देखा तो सामने बैठी हुई है। चले तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है इनका, मैं सुनती। जी। तो हुमैरा आपका नंबर चाहिए, मैंने कुछ आपसे अपनी जाती पर्सनल बात करनी जो मैं ऑन एयर नहीं कर सकती टीवी पर। तो मेरा बेटा अपना नंबर दे दें आप मुझे, आपकी बड़ी जी, आप मेहरबानी नोट कर होगी। लीजिए 0321 चले 0321 चले हुमैरा, आप नंबर जो है ना वो आप अपना, नंबर लेंगे। आप अपना आप नंबर मुझे जो है, माफ दे दें अपने जी जी कॉल सेंटर में दे मिसेस दें, मैं यहाँ से ले लूँगी। मिसेस महमूद, आप हुमैरा का नंबर जो है वो हमारे पीसीआर से ले लीजिए। डेफिनेटली वो जी। आप वो जो हुमैरा का नंबर है वो आपको दे देंगे। चलिए जी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हुमैरा से करेंगे ढेर सारी बात, पूछेंगे भाई स्किन भी कैसे अच्छी रख सकते हैं गर्मियों में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए नींबू पानी या फिर आलू बुखारा, ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप इनको मिक्स करके पीते हैं पानी में, तो ये बड़ा बेस्ट है। और नींबू पानी के हवाले से हमने डिटेल आज डिस्कशन की है कि आप कैसे गर्मियों में नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा हमारा, अब डिहाइड्रेशन जो है वो स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट करती है, और स्पेशली गर्मियों में लोग पानी पी तो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उतनी उनको स्वेटिंग भी हो रही होती है, उतना ही फिर वो लॉस भी हो रहा होता है उनका। तो उसको कैसे मेनटेन किया जाए? देखिए, एक तो जैसे स्किन आप कहते हैं कि रिंकल्स आना, या वो जो सेब एप्पल की मिसाल मैं देती हूँ कि जब वो बासी होने लगता है 1-2 दिन के बाद, तो उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी में से मॉइस्चर खत्म हो रहा है। स्किन के किसी भी पार्ट पे से, सबसे पहले फेस पे से जाता है ना, क्योंकि हम फेस वॉश ऐसे यूज करते हैं कि और ड्राइनेस फील हो रही होती है। मैं यही कहती हूँ कि सीजन के हिसाब से फेस वॉश हमेशा चेंज करना चाहिए। बहुत ज्यादा फोम वाला फेस वॉश यूज नहीं करना चाहिए, हमें माइल्ड फेस वॉश यूज करने चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ बाजार के फेस वॉश छोड़ दीजिए, आप घर में, मैंने हमेशा बताती हूँ, बेसन, दूध, 10 ड्रॉप लेमन के ये मिक्स करके आप रख लें और वो बनाए फेस लगा के, आपका फेस इतना कोई क्लीन होगा। आप देखेंगे कि मैं कहती हूँ कि कलर भी आपका एनहांस होगा। थोड़ी सी चुटकी हल्दी डाल दीजिए, ये चीजें
दूसरा ये पानी का इस्तेमाल, हमेशा कहती हूँ कि पानी का इस्तेमाल आपने इंटेक करना है। और एक मैं बता रही हूँ, एक आप ड्रिंक कह लें, इसको पका के रख लें, सारा दिन आपने पीना है। जैसे 4 गिलास आपने पानी लिया, हाँ। इसको आप चूल्हे पे डेगची में चढ़ा दें पकने के लिए। 4 गिलास पानी में आपने एक टुकड़ा मिश्री का डाला इसके अंदर, दरमियाना एक पीस ले लीजिए, वो कूट के वो डाल दीजिए। अच्छा, इसके अंदर आपने एक खाने का चम्मच सौंफ का डालना है, और इसके साथ आपने इसके अंदर 4 से 6 इलायची, छोटी वाली जो इलायची होती है वो पकने के लिए डाल देनी है। पुदीने के पत्तों की डंडी समेत, जैसे 2-4 डंडियां धो के अच्छी तरह, वो आपने इस पानी में पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये पानी अच्छी तरह आप देखें कि समझे 4 गिलास में से 1 गिलास पानी खुश्क हो गया, 3 गिलास रह गए, तो ये पानी आपने छान के रख लेना है। इस पानी को ठंडा करके सारा दिन खत्म कर लें। ये एक दिन का पूरा ड्रिंक। उसके अलावा भी आपने पानी पीना है, सिर्फ यही नहीं है कि यही पानी पीना है। इस पानी के पीने से क्या होगा कि आपकी एक तो जो आपकी कमी है वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की पूरी हो रही है। ये उन लोगों के लिए जिनके गले ज्यादातर खराब रहते हैं, वो लेमनेड नहीं पी सकते हैं, ये मैं इसलिए उनके लिए भी बता रही हूँ। वैसे तो सब पी सकते हैं। जिन लोगों का पेट खराब हो जाता है, जिन लोगों को उल्टियां लगी हुई है, जिन लोगों को मोशन लग रहे हैं, जैसे आगे बरसात का मौसम अगर आता है तो उसमें ये पानी बहुत जबरदस्त है आपके लिए। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बनाएगा और बॉडी के अंदर बहुत सारी कमियों को भी पूरा करेगा। साथ साथ आपने किशमिश का इस्तेमाल लाजमी रखना है। जैसे किशमिश अगर है तो 8-10 दाने किशमिश के आपने दिन में 2 दफा जरूर खाना है इसको। आप किशमिश खाएंगे, आप देखेंगे जो लोग, जिन लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो भी नहीं होगी, आपका हाजमा भी बहुत अच्छा होगा और आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी इसके खाने से। आपने किशमिश खानी है आपसे। सही। तो किशमिश मतलब जैसे कि नाश्ते के बाद अगर कोई खाना चाह रहा है तो उसने खाली, मतलब इस तरह से खा सकते हैं? सही खा सकते हैं। बल्कि मैंने जो बना के रखा हुआ है, मैंने भुने हुए चने, किशमिश और 2-4 चीजें और हैं, अगर आप डालना चाहें तो किशमिश और भुने हुए चने हम मिक्स करके रख लें। आप खाने के बाद में खा लें, आपकी सेहत के लिए अच्छा, कोई नुकसान भी नहीं है इसके खाने से। सही। अच्छा, आइस क्यूब्स भी आजकल बहुत ज्यादा लोग बना के रखते हैं, उसके अंदर वो पुदीना और वो बहुत सारी चीजें मिक्स करके और फिर उसको वो फ्रीज करके जमा देते हैं। वो जरा बताएं कि कौन से ऐसे आइस क्यूब्स हैं जो गर्मी में रखे जा सकते हैं, जिसका टेस्ट भी अच्छा हो, पुदीने के साथ उसको कर लें, या क्या क्या चीजें उसमें मिक्स कर लेनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आइस क्यूब्स बना के रख लेते हैं, उसके अंदर आपने लेमन डालना है। अगर जब आप आइस क्यूब्स बना ही रहे हैं तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी डाल लीजिए थोड़ा सा। आप आइस क्यूब ट्रे के अंदर और उसको मिक्स ब्लेंडर कर लीजिए। जैसे पानी के अंदर आपने पुदीना लिया, आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया और थोड़ा सा उसके अंदर जीरा भी भुना हुआ डाल दी, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता। ये तरीका अच्छा है कि आपने आइस क्यूब ली, डाला, ग्लास के अंदर पानी में डाल दिया, वो घुल गया और पी लिया आपने। तो आप ये चीजें बना के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इमली और आलू बुखारे का कहा है, पका के आप सारी चीजें पका ली, जिसमें आपने, अगर जैसे मैं फिर तरीका बता रही हूँ, 4 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर आपने तकरीबन 50 ग्राम इमली ली है, नहीं तो 25 ग्राम कर लीजिए इमली, और आलू बुखारा थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए। उसके अंदर 8-10 दाने आलू बुखारे के डाल दीजिए, थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए और इसके अंदर भुना हुआ जीरा डालना है आपने, और थोड़ा सा काला नमक, ठीक है। और मिश्री आप चाहे मिश्री डालें, गुड़ डालें, ये सब पका लें। पकाने के बाद वही जब 1 गिलास रह जाए तो इसको आप ट्यूब्स में जमा के रख लीजिए। जब आपने पीना हो आपने ग्लास में डाला और बस पानी डाला, ऐड किया और पी लिया। कुछ आपको डालने की उस वक्त जरूरत ही नहीं। सही, मतलब ये बड़ा ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। दैट्स ग्रेट हुमैरा। अच्छा हुमैरा, अब क्योंकि ये जो सीज़न है ना, इसमें लोगों का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, लोगों को मैदे के बहुत मसाइल रहते हैं, गर्मियों में खाना बड़ा मुश्किल से हज़म होता है, ये ज़रा बताएं उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपने, देखिए आपके पास क्यूकम्बर, खीरा इतना इजीली अवेलेबल है। खीरा कभी रात में मत खाइए। अच्छा। खीरा का इस्तेमाल आप दिन में कीजिए, और दिन में लाजमी, क्योंकि अब हमारी खुराक इतनी खराब हो चुकी है। हम कहते हैं ना, हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं लेकिन ऑयल इतना खराब है कि हम जितना पकाया हुआ होता है वो ऑयल में पका हुआ होता है, वो ऑयल हमारे लिए खतरनाक है। कोशिश करें सरसों के तेल की तरफ डाइवर्शन लेकर आए और 2 से 3 चम्मच तेल डालें और उसके अंदर पकाएं। कोई चटखारे ना लें जबान के। मैं कहती हूँ सरसों के तेल में आप पकाएं, आपका टेस्ट तो अच्छा होगा ही, लेकिन तेल की भी बचत होगी और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए भी अच्छा है, आपकी चर्बी नहीं जमा होगी पूरी बॉडी के अंदर। तो आप उसके अंदर खाना बनाइए और
खाना हमेशा जब तेल का जो इस्तेमाल हो, तेल में डाल के हमें बहुत सारी चीजों को पकाना नहीं चाहिए। तेल का इस्तेमाल लास्ट में जब आपकी खंडिया बन जाए उसके बाद आप तेल डालिए फिर भूनें। तेल में जो पकाते हैं ना वो आपकी सेहत के लिए मुज़र हो जाता है फिर कि वो पका हुआ जो तेल होता है ना वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड में आप खंडिया को भूनें, तेल का इस्तेमाल रखिए। दूसरा ये कि जब आपका मैदा डिस्टर्ब हो रहा है तो दोपहर में खाने में एक सैलेड बनाइए जिसमें आपने थोड़ा सा खीरा डालना है, थोड़ा सा चुकंदर लेना है, उसको आप बारीक बारीक या तो कद्दूकश कर लें या आप बारीक काट लें और उसके अंदर थोड़ा सा दही। ये जो रायता और रायता नुमा सैलेड है ना, हाँ। ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। और दही अगर आप घर में जमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा दही है घर का जमा हुआ। जिन लोगों को मैदे की शिकायत है वो सुबह निहार मुंह 4 खाने के चम्मच, मैं फिर गिनती से बता रही हूँ, 4 खाने के चम्मच निहार मुंह आपने दही का इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा 1 महीने लगातार अगर आपने ये कर लिया आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिन लोगों को भी मैदे की प्रॉब्लम। सही, चलें जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपने अपना कीमती टाइम हमारे शो के लिए निकाला और बातें की। तो भाई दही का इस्तेमाल कीजिए, नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर आप आइस क्यूब बना के रखना चाहते हैं एलोवेरा जेल के साथ या नींबू पानी के साथ, लेमन के साथ, लेमन स्क्वीज़ करके, तो वो भी बना सकते हैं। और इसके अलावा स्किन का ख्याल रखना, अपने मैदे का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब जो सीज़न है, ये जो गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो डिहाइड्रेशन है, डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, डायरिया के इश्यूज़ हैं। तो इनसे बचने के लिए पहले से ही जो है वो आप खाना पीना ये वाली चीज़ें शुरू कर दें, जिसमें जो है वो नींबू पानी है या फिर एहतियाती बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आप खा सकते हैं। शो का टाइम एंड अप हुआ। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।